नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी। और हम लोग बात कर रहे थे हमारी इकाई 3 उसके अंतर्गत कविता शिक्षण के समय जो सामने चुनौतियाँ आती है वो चुनौतियाँ और उनका समाधान। कुछ की बात हम लोग कर चुके हैं। आज हम कविता शिक्षण की अन्य चुनौतियाँ और उनके समाधान की चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। अनुकरण पाठ हमारी अगली समस्या या चुनौती हम कह सकते हैं। अनुकरण पाठ अनुकरण वाचन पाठ सामूहिक रूप से हो, सामूहिक रूप से कराया जाए या व्यक्तिगत रूप से। देखिए, पढ़ाने में एक समस्या ये वाली आती है कि जो अनुकरण पाठ है वो सामूहिक करवाया जाए या व्यक्तिगत, मतलब कि सामूहिक मतलब पूरी कक्षा को एक साथ पढ़ाया जाए, बुलवाया जाए, या एक एक बच्चे को खड़ा करके उसे अनुकरण करवाया जाए। ये समस्या आती है। तो इसके अंतर्गत कक्षा के स्तर को देखना होता है। पहला कक्षा का स्तर, दूसरी बात देखनी होती है कक्षा की स्थिति, और तीसरी जो बात है वो करनी होती है पद्य की प्रकृति। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए ये अनुकरण वाचन करवाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि जो उच्च स्तर की कक्षाएं हैं उनमें सामूहिक वाचन नहीं करवाया जाता, पहली बात। और छोटी कक्षाओं के अंदर अगर सामूहिक वाचन करवाया भी जा रहा है तो कक्षा का स्तर देखें, बच्चा है वो किस स्तर का है, वो साथ में बोल पा रहे नहीं बोल पा रहे हैं, वो चीज। कक्षा की स्थिति की बात करें हम तो कक्षा के अंदर बालकों की जो संख्या है उसको ध्यान में रखें। फिर है पद्य की प्रकृति। अगर 4-5 लाइन है तो समूह में बुलवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी पद्य कविता है तो विद्यार्थियों को समझने में भी दिक्कत आएगी और बोलने में भी दिक्कत आएगी। इसके अलावा जो शब्द है, उच्चारित शब्द है, यदि अगर वो बड़े बड़े हैं तब भी यहाँ पर समस्या आ सकती है। तो ये 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात तो मैंने बताई कि उच्च स्तर की कक्षाओं में सामूहिक वाचन नहीं करवाया जाता है, वहां पर व्यक्तिगत रूप में अनुकरण पाठ करवाया जाता है। ठीक है। और इसके अंतर्गत इन बातों को भी ध्यान रखना होता है कि क्योंकि अगर हम सामूहिक रूप से करवाते हैं, अगर छोटी कक्षाओं में सामूहिक रूप से करवा रहे हैं तो उसमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है कि पास की कक्षा है उनसे बाधित ना हो, समस्या ना हो, तब अनुकरण वाचन सामूहिक रूप से करवाया जाए। और ये भी ध्यान रखना है कि जो कक्षा में बालक है वो जोर जोर से चिल्ला कर ना बोले, एक गति से बोले, तभी अनुकरण वाचन सामूहिक रूप से छोटी कक्षाओं के लिए करवाया जाता है। और बड़ी कक्षाओं के अंदर सामूहिक अनुकरण वाचन की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप से अनुकरण वाचन पाठ करवाया जाता है। अब अगली समस्या है कविता में मौन पाठ, कविता में मौन पाठ कराना चाहिए या नहीं। कविता में मौन पाठ की बजाय जो छात्र अध्यापक या शिक्षक है वो पुनः स्वसर वाचन पाठ करेगा तो विद्यार्थियों को जो कविता है बहुत ही सही समझ में आएगी, या हृदयगत भाव से उसे वो समझ सकेंगे, उसके भाव और सौंदर्य पक्ष को वो ज्ञात कर सकेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो कविता है, जो पद्य भाग है, उसके अंतर्गत मौन पाठ न करवाते हुए वहाँ पर स्वस्वर वाचन एक अध्यापक करता है। ठीक है। इसलिए कविता के अंदर मौन, क्योंकि कविता के अंदर विचार विश्लेषण की कहीं बात नहीं होती है, उसके भाव पक्ष को जानने की बात कही जाती है। इसीलिए कविता में मौन वाचन पाठ नहीं करवाया जाता है। ठीक है। फिर अगली समस्या, कविता में कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाए या नहीं। कविता में कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाने चाहिए, क्योंकि अगर कविता के कठिन शब्दों के अर्थ नहीं बताए जाएंगे तो विद्यार्थी है वो कविता के भावार्थ को नहीं समझ पाएंगे। अध्यापक है जब कविता को पढ़ाता है तो उससे संबंधित जो शब्द है उसके भावार्थ को समझाने के लिए वो उसके
समानार्थी शब्द का जो व्यवहारिक रूप में बालक उपयोग में लेते हैं, ऐसे अर्थ को उनके समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे कि विद्यार्थी है वो पद्य भाग के जो भाव और सौंदर्य उसको समझ पाते हैं। तो कविता शिक्षण में कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं और मतलब कि शब्दों के अर्थ बताना यहाँ पर आवश्यक होता है। फिर है समस्या, भाव। और एक बात और, ये कठिन शब्दों के अर्थ ये शिक्षक स्वयं बताता है, विद्यार्थियों से इसके अर्थ नहीं पूछता है। जहाँ पर गद्य में शब्द अर्थ पूछकर उसकी विधि प्रविधि के बारे में चर्चा की जाती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कठिन शब्दों के केवल अर्थ वो भी शिक्षक स्वयं बोलता है और विद्यार्थी उसको सुनकर समझकर याद रखते हैं। फिर है भाव परीक्षात्मक, भाव परीक्षात्मक प्रश्न। आदर्श पाठ के पश्चात पूछे जाए या भाव व्याख्या के पश्चात। अब अगली समस्या ये आती है कि जो परीक्षात्मक प्रश्न मतलब कि जो पढ़ाया गया है उससे संबंधित मूल्यांकन के प्रश्न विद्यार्थियों से आदर्श वाचन जो अध्यापक पढ़ाता है उसके बाद हम अनुकरण वाचन करवाते हैं। यहाँ पर बात आ रही है कि भाव परीक्षात्मक प्रश्न आदर्श पाठ के तुरंत बाद पूछ लिए जाए। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि जब आदर्श पाठ के बाद तुरंत बाद अगर ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो विद्यार्थी हैं वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि केवल पाठ पढ़ाने से उन्हें उसके भावों के ज्ञान नहीं हो पाता है। जब अध्यापक व्याख्या करता है उसके पश्चात ही वो उन भावों को जान सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि परीक्षात्मक प्रश्न आदर्श पाठ के पश्चात न होकर भाव व्याख्या होने के पश्चात विद्यार्थियों से पूछे जाए, जिससे कि विद्यार्थी है उनका सही और सटीक जवाब देने के लिए सक्षम हो सके। फिर है अगली समस्या, अगली समस्या है विद्यार्थियों के स्तर पर सौंदर्य अनुभूति करवाई जाए, सौंदर्य अनुभूति करवाई जाए या नहीं। अगली समस्या यह है कि विद्यार्थियों के स्तर के आधार सौंदर्य अनुभूति मतलब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो कविता में निहित भाव है, सौंदर्य है, उसकी अनुभूति विद्यार्थियों को करवाई जानी चाहिए, नहीं करवाई जानी चाहिए। तो उच्च कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को सौंदर्य अनुभूति करवाई जानी चाहिए। यहाँ पर अगर निम्न कक्षा या नीचे कक्षा प्राथमिक कक्षाओं की हम बात करें तो वहाँ पर कविताओं को गाकर लयपूर्ण अर्थों को बताकर समझाना चाहिए, लेकिन बड़ी कक्षाओं में वहाँ पर छंद अलंकार से संबंधित कोई भी अगर कविता के अंतर्गत पद्य के अंतर्गत दिया गया है तो विद्यार्थियों को तुरंत उससे संबंधित नियम को बताते हुए इसमें विशेष प्रकार के छंद है, अलंकार है, क्या इसका समावेश हुआ है, वो सारी चीजें उन्हें बता देनी चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी है बड़ी कक्षा माध्यमिक स्तर के बालक आगे जाकर साहित्य की भाषा को का चयन करते हैं और साहित्य के अनुभूति, साहित्य के सौंदर्य की अनुभूति उन्हें होना आवश्यक है। इसलिए उच्च स्तर की कक्षाओं को सौंदर्य अनुभूति करवाई जानी चाहिए। फिर है सौंदर्य अनुभूति किस प्रकार करवाई जाए, सौंदर्य अनुभूति किस प्रकार करवाई जाए। तो सौंदर्य अनुभूति है वो विद्यार्थियों को, जैसे कि मैंने बताया कि उच्च स्तर की कक्षाओं करवाई जा रही है। अब किस प्रकार बोल रहा है तो विभिन्न प्रकार मतलब कि पद्य के अंतर्गत कहीं छंद दिया होगा, कहीं पर चौपाई दी होगी, कहीं किसी भी प्रकार दोहे दिए होंगे। तो वो सारी चीजें एक अध्यापक है वो अलग से विशेष प्रकार से उन्हें समझाए कि अगर मान लो अलंकार है, मान लो अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताए और यहाँ पर किस प्रकार अनुप्रास अलंकार की बात कही गई है वो यहीं पर स्पष्ट कर देगा। तो विद्यार्थियों को सौंदर्य अनुभूति इस प्रकार से करवाई जा सकती है, नियम बताते हुए। फिर है भावानुभूति किस प्रकार करवाई जाए, भावानुभूति किस प्रकार करवाई जाए। तो कविता में निहित भाव
कविता किस भाव की है, उस भाव से संबंधित जानकारी एक अध्यापक अपनी व्याख्या के अंतर्गत देता है। तो व्याख्या के माध्यम से विद्यार्थी है वो कविता की भाव से संबंधित अनुभूति को जानता है और समझ लेता है। फिर है भाव और सौंदर्य अनुभूति अलग अलग हो या एक साथ। तो भाव और सौंदर्य अनुभूति एक अध्यापक अपने अनुसार अलग अलग भी करवा सकता है और चाहे तो वो साथ में भी इसका अनुभव करवा सकता है। लेकिन बात यह है कि कुछ विद्वानों का कहना है कि आप लोग इन दोनों को अलग अलग करके नहीं बता सकते हो। इसीलिए एक कुशल अध्यापक है वो कविता के पद्य के भाव और सौंदर्य को एक साथ बताना सही समझता है और सही प्रकार से विद्यार्थियों को समझा सकता है। इनको साथ साथ में बताते हुए फिर है कविता पढ़ाते समय आलोचना की जाए या नहीं। हम जब पद्य भाग को पढ़ाते हैं, शिक्षण करवाते हैं, तो वहाँ पर हम एक समभावी कविता का भी उपयोग करते हैं, चाहे वो प्रस्तावना में की जाए या फिर तुलनात्मक कविता में की जाए। तब हम उसके समीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर गुण और दोष दोनों की बात की जाती है। तो यहाँ पर अगर कविता पढ़ाते समय अध्यापक है वो गुण को तो बता ही रहा है, भाव को बता ही रहा है, तब साथ साथ में अगर कुछ एक दोष भी अगर उसमें है तो अगर वही बता देगा तो आगामी जो विद्यार्थी जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे और साहित्य का चयन करेंगे तो इस प्रकार की जानकारी उनके अंतर्गत रहेगी। और साहित्य के अंतर्गत भी बहुत सी ये कहे कि हम लोग आलोचनाएं हैं वो आगे जाके विस्तृत रूप से हमें देखने को मिलती है। तो अध्यापक है वो छोटे छोटे रूप में इसे आलोचना के अंतर्गत समीक्षा के रूप में गुण और दोष दोनों को बता सकता है। फिर है कविता पढ़ाते समय कवि परिचय के विषय में बताना चाहिए या नहीं। तो कविता शिक्षण के अंतर्गत कवि परिचय को केवल एक औपचारिकता के रूप में बताया जाए, न कि कवि परिचय के माध्यम से ही पूरी कविता समझाई जाए। अगर पूरी कविता अगर कवि परिचय के माध्यम से समझाई जाती है तो विद्यार्थी है वो कविता पर कम और कवि पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इसीलिए कवि परिचय केवल औपचारिकता के रूप में नाम है, उससे संबंधित रचना कहाँ से ली गई है इतना बताते हुए कविता को बताना चाहिए, न कि पूरे कवि का परिचय देना चाहिए। फिर है क्या कविता अगली समस्या है, क्या कविता का रसास्वादन कराने के पश्चात समभावी कविता अवश्य देनी चाहिए। तो वर्तमान अगर हम कहें शिक्षण पद्धति को देखते हुए अगर विद्यार्थियों के समक्ष दो एक ही भाव की कविताएं रखी जाएगी तो विद्यार्थी, क्योंकि अलग अलग तो हम लोग डिफरेंस कर लेते कि क्या चीज़ें अलग है, लेकिन वही भाव की दो कविताएं रखी जाएगी तब उनके अंतर्गत जो मानसिक जो तर्क वितर्क की उसकी क्षमता ज़्यादा विकसित होगी। इसीलिए कविता के रसावादन मतलब कि व्याख्या वगैरह सब करवाने के बाद हम लोग तुलनात्मक कविता समभावी कविता से उसकी तुलना करते हैं और संबंधित उस कविता को अलग करने का प्रयास करते हैं और विद्यार्थी भी उन प्रश्नों के उत्तर देने के माध्यम से ही उस जो कविता उसे समझाई जा रही है उसके बारे में बहुत ही सटीक और स्थायी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए समभावी कविता के माध्यम से उसका कंपैरिजन जो तुलना है वो की जानी चाहिए। फिर है पुनरावृत्ति प्रश्नों के बाद अंतिम पाठ आवश्यक है। तो
ऐसी कोई नियम नहीं है कि पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद आप पुनः पाठ को पढ़ाएं। बच्चों ने पाठ वो वैसे ही 2-3 बार समझ चुके हैं। आदर्श वाचन के समझ अध्यापक ने पढ़ाया, अनुकरण वाचन के सामने विद्यार्थियों से समझे, फिर पुनः स्वस्वर वाचन पाठ के समझ अध्यापक ने समझा दिया। अब अगर फिर से पुनरावृत्ति की जाएगी तो विद्यार्थी हो सकते हैं उस स्थिति में उन्हें समझने में बाधा आए, या फिर बार बार समझने से वो उस स्थिति में वो बोर होना प्रारंभ कर दे। इसीलिए कोई आवश्यकता नहीं है अंतिम पाठ के बाद वापस से इसका पाठ करवाया जाए। लेकिन पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद अगर समय बचता है तो एक अध्यापक इस कविता को एक लय या आरोह अवरोह यति गति के माध्यम से पुनः वाचन कर सकता है। वहाँ पर समय और एक अध्यापक की कुशलता पर ये डिपेंड करता है। लेकिन ऐसी कोई नियम नहीं है कि आपको पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद ही एक बार और इस पाठ को पढ़ाना है। ठीक है, तो ये थी सारी कविता से संबंधित सारी चुनौतियाँ। अब इसको आप निबंधात्मक, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण है और निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर ये बनता है आपका। तो अब आप गृह कार्य प्रश्न लिखें। कविता शिक्षण में आने वाली समस्त चुनौतियां एवं उनका समाधान एक निबंध के रूप में लिखें। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।